हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन टीपीटीसी क्लासेस। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। ठीक है, उसी को सीरीज़ में आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नोट का पॉइंट है। लास्ट हमने जो हमारा कवर किया था पॉइंट ये वाला था, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्शन एंड बेंडिंग। उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा है नोट का पहला पॉइंट। ध्यान रखना, जितने भी पॉइंट्स में नोट की कवर करवाता हूँ, है ना, आपके नोट्स में जो भी पॉइंट नोट का लिखा होता है ना, तो वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है। ठीक है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को। तो आइए समझते हैं, पहला पॉइंट को पढ़ते हैं। डिक्रीज ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सेक्शन यानी कि जो दिए गए सेक्शंस हैं उसमें फ्लेक्सुरल यानी बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, यानी कि सबसे अधिक किस में और सबसे अधिक कम किस में होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो ध्यान रखना, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम आई सेक्शन की, देन रेक्टेंगुलर सेक्शन की, देन ये हो गया आपका स्क्वायर सेक्शन एंड देन सर्कल। ठीक है, अगला अपना है इन आई सेक्शन 80 to 90% बेंडिंग स्ट्रेंथ इज रेजिस्टेंस बाय फ्लैंज एंड ओनली 10 to 20% बेंडिंग स्ट्रेस या मूवमेंट रेजिस्टेंस बाय वेब। देखो, इस लाइन को वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी आई सेक्शन में 80 से 90% जो होता है बेंडिंग स्ट्रेस बोल दो या बेंडिंग स्ट्रेंथ बोल दो, वो फ्लैंज रजिस्ट करता है। कौन करता है? फ्लैंज। फ्लैंज कितनी करता है? 80 से 90। और वेब कितनी बेंडिंग स्ट्रेंथ करता है? वेब करेगा 10 से 20। यहाँ पे आप मूवमेंट भी कर सकते हो या बेंडिंग स्ट्रेंथ भी कर सकते हो। कौन रजिस्ट करेगा? वेब। कितनी? 10 से 20। और फ्लैंज करेगा 80 से 90। ठीक है, आप सब ने बेंडिंग स्ट्रेस कर दो, मैंने आपको बताया था ना कैसे होता है। देखिए, ये साइड सेक्शन है, ठीक है, इसका बेंडिंग स्ट्रेस कर्व कुछ ऐसे बनता है। इतना तो आपको पता हो ही जाना चाहिए कि बेंडिंग स्ट्रेस कर्व कैसे बनता है। ये होता है, यानी कि न्यूक्लियस पे तो कितना होगा, सपोज ये इसकी होगी न्यूक्लियस पे 0 और टॉप और बॉटम पे कितना होगा? मैक्सिमम होगा। ये आप मान लो कंप्रेशन है और ये मान लो क्या है? टेंशन है, दैट्स सपोज। तो आई सेक्शन देखिए, ये होता है फ्लैंज और ये होता है क्या? वेब। तो देखिए, वेब वाले पोर्शन में कितना आ रहा है? ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो अब देखोगे वेब में ओनली 10 to 20% ही आ रहा है क्या? बेंडिंग स्ट्रेंथ या बेंडिंग स्ट्रेस। जबकि फ्लैंज में कितना आ रहा है? 80 से 90। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू ये देखिए ये वाली वैल्यू। तो इससे कहने का मतलब है किसी आई सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेंथ कौन लेता है? मैक्सिमम फ्लैंज लेता है और वेब लेता है 10 से 20। ठीक है, अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला टॉपिक आप समझ गए, स्ट्रेंथ किसकी सबसे अच्छी, किसकी होगी? आई सेक्शन सबसे अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद आई सेक्शन इतना करता है, ये भी पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं नोट का। देखिए, ये हमारा हो गया ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में देखिए 3 पॉइंट होते हैं, ये होता है वर्टेक्स, ये बेस और ये सी जी। ठीक है, तो ट्राइंगल को जो ये होता है वर्टेक्स, अगर आपको वर्टेक्स के अबोव को पूछे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो बी एच क्यूब अपन में 4। वर्टेक्स बी एच क्यूब 4। ठीक है, फिर आ जाओ बेस पे, सीधा टॉप बॉटम बेस पे बी एच क्यूब बाई 12, 4 तिया 12 कर दो। ठीक है, और 12 तिया 36। सी जी पे कितना होगा? 36। तो यह एक ऐसा पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना, याद रखना है इसको। ठीक है, वर्टेक्स पे तो बी एच क्यू बाई 4, बेस पे बी एच क्यू बाई 12 और सी जी पे बी एच क्यू बाई 36। रिमेंबर दैट। ठीक है, आगे चलते। A square section when placed horizontal and vertical sides, then its moment of resistance is 41.4% greater than moment of resistance when it placed square। देखिए कैसे, ये बोल रहा है कि सपोज कोई स्क्वायर सेक्शन है, मान लो ये एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। अब कोई स्क्वायर सेक्शन है, जब इसको आप स्क्वायर सेक्शन को कैसे प्लेस करो, ये बोल रहा है व्हेन इट्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स। ठीक है ना, कैसे? जब इसको आप कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दो, समझो इसको आपने कुछ इस तरह से बदल दिया, इस आपने इस सेक्शन को घुमा के किस प्रकार से इसको प्लेस कर दिया है, तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाता है? 41.4%
बढ़ जाएगा, नो रेजिस्टेंस। इस सेक्शन की स्ट्रेंथ जो है वो 41.4% बेंडिंग को रेजिस्ट कर देगी इसकी तुलना में। इसका ये मतलब है, ठीक है। इसका वैसे डेरिवेशन है, ठीक है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव की पर्सपेक्टिव से डेरिवेशन हमको अभी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पेपर अपना ऑब्जेक्टिव ही है, तो इसलिए मैं डेरिवेशन आपको बता नहीं रहा, ठीक है ना। एकदम बुलेट पॉइंट है और आपको इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना। अगर आप इसका डेरिवेटिव भी करोगे तो भी आपको पता होना चाहिए। पर हमारा पेपर हमारा कौन सा है, हमारा पेपर है ऑब्जेक्टिव, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी अगर आपको ज़्यादा समझना है तो ये डिपेंड करेगा सेक्शन, आपको तो ना ये जेड सेक्शन मॉडुलस उस पर डिपेंड करता है। तो जेड आप सेक्शन मॉडुलस निकाल के आप कर सकते हो, उससे वैल्यू आ जाएगी, जेड कंपेयर करना है आपको, ठीक है ना। जेड अपना आई अपन वाई, आप इस सेक्शन का आई अपन वाई निकालना है, इसका आई अपन वाई निकालना है, कंपेयर कर लेना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ट्रिक बता दिया आपको। सपोज़ ये अपना हो गया स्क्वायर सेक्शन, इसकी ये एक्स हो गया, साइड स्क्वायर इसके सब एक्स मान लो, ठीक है। तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ठीक है, और ये भी एक्स और ये भी एक्स। लेकिन ये जो यहाँ से वैल्यू है ये एक्स नहीं रहेगी, बदल जाएगी, ये आप निकाल लोगे। ये देखिए दिखा रखा है x/2 और ये x/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर उसका आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इजी टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलता है अगला पॉइंट पे। ए बीम ऑफ स्क्वायर सेक्शन प्लेस विद डायगोनल एट टॉप एंड बॉटम, डायमंड सेक्शन, ठीक है, कैन बी मेड मोर स्ट्रॉन्ग बाय कटिंग इट्स top and bottom edge as shown in figure. The maximum increase in bending strength will be 5.35% when cutting edge by P/9। देखिए इसी जो ऊपर वाला पॉइंट था ना उससे थोड़ा संबंधित पॉइंट है ये, तो कैसे समझते हैं आराम से। ये बोल रहा है कि कोई स्क्वायर सेक्शन है, मान लिया स्क्वायर सेक्शन है, सपोज ये कोई स्क्वायर सेक्शन हो गया, सॉरी लेट्स सपोज ये भी होगा आपका स्क्वायर सेक्शन। अब बोल रहा है इस स्क्वायर सेक्शन को आप वो डायमंड की तरह पहले वाले में केस में ऐसे इसको प्लेस कर दो, क्या बन गया, डायमंड बन गया। इस केस में आपको पता है जेड कितना बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा आपका 41.4%। लेकिन यहाँ पे एक नया ट्रिक लिया है, ये क्या बोल रहा है कि आपने ऐसे तो प्लेस कर दिया, अब ये बोल रहा है आप इसकी जो टॉप एज है और ये बॉटम एज है, सपोज इसकी साइड बी है और आपने इसको B/9 यहाँ से और यहाँ से कट कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ है वो 5.35% बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे देखो ऐसा कोई कंटिन्यू ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं एग्जाम में आएगा कि आपसे पूछेगा कि पहले इसको स्क्वायर को डायमंड की तरह रख दो, यानी इस स्क्वायर को ऐसे रख दो तो कितना बढ़ जाएगा, ये कितना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल आएगा। क्वेश्चन अगर पूछता है अगर आपको स्क्वायर सेक्शन को आपने डायमंड में बदला है तो कितना बढ़ेगा, आप बोलोगे सर 41.4% बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि डायमंड में बदल दिया और इसकी जो ये एजेस है ये B/9 अपन ने यहाँ से कट कर दी तो कितना बढ़ जाएगा, तो 5.35% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसकी तुलना में तो 41.4% बढ़ रहा है, लेकिन 5.35% और बढ़ जाएगा वो, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस टॉपिक आगे इसी कटिंग एज वाला एक पॉइंट और आएगा, ये रहा कि अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है, ये सर्किल है और उसका डायमीटर कितना है D है, इसको स्टॉप करने के लिए क्या करोगे, इसकी अगर कटिंग एज यहाँ से ये वाली देखिए अगर 0.011D कर दोगे तो कितना बढ़ जाएगा, Z 0.7% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नोट के पॉइंट थे यहाँ तक ये जो थे कि भाई अगर ये कितना 0.011D करोगे तो ये इतना 0.7 बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे 5.35% बढ़ जाएगा जब आप करोगे B/9, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक करते हैं हमारा फ्लिच, FLICHED, फ्लिच बीम, ठीक है। अब देखिए फ्लिच बीम क्या होती है, देखिए फ्लिच बीम एक प्रकार की कंपोजिट बीम है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि दो मटेरियल से मिलाकर बनाई गई बीम फ्लिच बीम कहलाती है, जिसमें कि मेनली जो मटेरियल है वो हम वुड और स्टील ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इट इज़ ए कंपोजिट बीम मेड ऑफ स्टील एंड वुड जॉइंटेड फर्मली टू स्ट्रेंथन वुडन सेक्शन, यानी ये एक कंपोजिट बीम है जो कि मुख्यतः स्टील और वुड को जॉइंट करके बनाई गई है, ठीक है ना।
और किस लिए बनाई ये? वुड सेक्शन को स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, अब देखिए फ्लिचिंग दो प्रकार से हो सकती है। फ्लिचिंग इज डन सिमेट्रिकली ईदर टॉप एंड बॉटम और साइड। देखिए कैसे हो सकती है। लेट सपोज ये मेरी कोई मान लो बीम, ये मेरा कोई सेक्शन है वुड का सेक्शन है, सपोज लकड़ी का सेक्शन में, यहाँ पे होता है लकड़ी का लट्ठा, ये मान लकड़ी का लट्ठा है। ठीक है, अब इसको स्ट्रेंथ करने के लिए फ्लिचिंग करनी है। अब लेट सपोज मैं यहाँ क्या करूँ, इसके ऊपर यहाँ पे, अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर एक ये लगा दिया सेक्शन स्टील का, और एक यहाँ लगा दिया सेक्शन स्टील का। तो फ्लिचिंग इज डन इधर टॉप एंड बॉटम। देखिए वुड रह गया ना, सैंडविच हो गया, ऊपर स्टील हो गया, इसको टॉप और बॉटम में फ्लिचिंग कर सकते हो। या आप कैसे कर सकते हो, अगर मान लो, या आप सपोज ये अगेन हो गया सेक्शन हमारा वुड सेक्शन, ठीक है, और अगेन यहाँ पे मेरे को फ्लिचिंग करनी दोबारा, मैंने कलर चेंज कर दी, सपोज ये मैंने ब्लैक किया। अब देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ लगा दिया मैंने सेक्शन, ये लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारी साइड फ्लिचिंग, यानी ये वुड हो गया और ये हो गया अपना स्टील। तो ये टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग एंड ये साइड फ्लिचिंग, यहाँ पे फिर वुड और ये स्टील हो गया, ठीक है ना। ये अगेन टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग, ये हो जाएगा साइड फ्लिचिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को हमारा। अब देखिए नोट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ कंपोजिट बीम वी यूज ट्रांसफॉर्म एरिया मेथड, दैट इज इमेजिन एन इक्विवेलेंट एरिया मेड ऑफ सिंगल मटेरियल। यानी कि देखिए ये बोलता है कि जब हमको इस प्रकार के क्वेश्चंस को एनालिसिस करना होता है तो हमको पता है कि हमने दो चीज़ें ली हैं। क्या लिए हमने, लेट सपोज हमने एक तो ले लिया है, ये हमने लिया सपोज वुड, उसके ऊपर नीचे क्या है, स्टील ले लिया है। लेट सपोज के ऊपर नीचे हमने स्टील ले लिया है, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर नीचे स्टील को कंसिडर कर लिया, सपोज यहाँ मैंने स्टील ले लिया, ठीक है। तो बोला इस प्रकार के सेक्शन को जब आपको सॉल्व करना होता है ना, तो आपको इस प्रकार के सेक्शन को अलग अलग सॉल्व ना करके इसको एक सवाल नहीं मान लो, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म एरिया मेथड, ठीक है ना। यानी कि इस पूरे को, यानी कि सपोज ये हो गया वुड और ये हो गया हमारा स्टील, इस पूरे को अलग अलग ना करके इसको एक ही मानेंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म एरिया मेथड, ठीक है ना। तो हम उसको ऐसा ही करेंगे। देखिए क्या करते हैं हम, ये देखिए अब, सो वी यूज़ अ टर्म मोलर रेशियो। ये जो चीज़ मैंने आपको आरसीसी में पढ़ाई हुई है, ठीक है ना। हालांकि देखिए आप लोग घबराइए मत, हम आप अपना जो सिलेबस है वो हम पूरा कवर करवाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम, जैसे मैं रोहित सर से बात की है, तो पहले हम सभी रोहित सर आपको कंटेंट वीडियो बना ही रहे हैं और नोट्स कंटेंट डाल रहे हैं। तो पहले हम अपना जो सोम और ये FM सोम आपका और सोल हो जाएगा, फिर रोहित से ऑटोग्रेड करवाएंगे, मैं कराऊँगा सर्वे, ठीक है ना। उसके बाद पहले हम वो टॉपिक कवर कर लेंगे जो डिप्लोमा और बीटेक में कॉमन है, ठीक है ना। उसके देन अपने जो टॉपिक बीटेक वालों के नहीं होंगे ना, वो सिलेबस के को लेके वो करवा देंगे साथ साथ में, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा कि लास्ट में जो हमने ऑफलाइन में पढ़ा था अपना RCC और BMC, वो भी हम इसमें दोबारा डाल देंगे, ठीक है ना। नोट्स हमारे पास पढ़े, हम इसमें फिर लास्ट में और पढ़ा देंगे दोबारा सबसे लास्ट में। तो डोंट वरी, और हमारे पास टाइम है, तो आप प्लीज़ कोई घबराइए मत। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना टाइम दीजिए, और आज से हम थोड़ा सा प्रॉमिस करते हैं कि भाई डेली वीडियो का रूटीन को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा प्रॉमिस आपसे। तो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिए और डोंट बी पैनिक, ठीक है। ऐसा समझिए कि बस आप क्लासेस को ऑफलाइन ही ले रहे हैं, ठीक है ना। बस जो मेन चीज़ है वो इस जो कोविड-19 में जो अपनी कंडीशंस आई उसके अकॉर्डिंग ही भी हमने किसी ने ऐसा डिसाइड नहीं किया था ना कि ऐसा हो जाएगा। अब वो तो हो गया, उसमें कोई क्या कर सकता है। पर इसमें ये है कि हमको पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ नए नए इनिशिएटिव्स बीच में लाएंगे, तो बस उसके लिए आप बने रहिए, पेशेंस रखिए अपने आप में, बने रहिए, ठीक है ना। हम भी इस परिस्थिति में कैसे करें कुछ ना कुछ आप लोगों को कुछ ला ही रहे हैं,
हो सकता है और कंटिन्यू में वीडियोज़ में और एक दिन में 2 वीडियो हो जाए, लेकिन एटलीस्ट जितने वीडियो हैं वो तो आप पढ़िए पहले, है ना। और जो हो गया हमारा कोर्स वो तो उसको पहले कवर कीजिए, ठीक है ना। और कुछ दिनों में आपके जीके के भी कुछ वीडियोस शुरू हो जाएंगे। सर से बात हुई थी आज, तो वो भी कुछ कंटिन्यू आपको वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे एक दिन में। वो भी थोड़ा भी कहीं फंसे हुए हैं, तो वो जब उनको थोड़ा मौका मिल जाएगा तो वो कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे ये क्या पैनिक नहीं कीजिए, ठीक है ना। इसको वापस कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने आपको ये बोला कि अगर हमको फ्लिच बीम सॉल्व करनी है, ठीक है, तो हमको ट्रांसफॉर्म एरिया मेथड करना पड़ेगा, यानी कि एक सेक्शन दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए होता है मॉडुलर रेशियो। और मॉडुलर रेशियो मैंने आपको हालांकि वहाँ पढ़ाया था आरसीसी में, वापस पढ़ लीजिए। मॉडुलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू यंग्स मॉडुलस ऑफ वुड। वहाँ पे था कंक्रीट, यहाँ हो जाएगा वुड, MES अपॉन में EW, ठीक है ना। अगर कोई मुझे मॉडुलर रेशियो का जो IS कोड का फॉर्मूला है, कौन सा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड वाला, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है ना। देखता हूँ कितने लोगों को पता है, ठीक है ना। ठीक, देखिए, और ये भी बताना कि मॉडुलर रेशियो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो बताना कमेंट बॉक्स किसको पता है। तो ये होगा ES अपॉन में EW, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो पॉइंट निकल जाएगा उसको समझना आप क्या आएगा। देखिए, इफ़ ए कॉम्पोजिट बीम इज मेड ऑफ स्टील एंड वुड, एंड इफ वुड इज कन्वर्टेड इनटू स्टील बाय ट्रांसफॉर्म मेथड, यानी कि कोई सेक्शन है जो स्टील और वुड से बना है और हमको वुड को स्टील में बदलना है। इसको बदलना है, वुड को स्टील में बदलना है, तो क्या होगा, तो विड्थ ऑफ स्टील, विड्थ ऑफ स्टील, ठीक है ना, बराबर विड्थ ऑफ वुड डिवाइड बाई, ठीक है ना। जो थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसमें उल्टा हो गया। देखिए, स्टील को वुड में करना है तो मल्टीप्लाई होगा, और वुड को स्टील में करना है, ठीक है ना। तो इसी है, गलत नहीं है, सही लिखा हुआ, सॉरी। आप इसको दोबारा एक बार ध्यान से देखना। देखिए वो बोल रहा है यदि हमको वुड को कन्वर्ट करना है स्टील में, तो विड्थ ऑफ स्टील क्या होगी, विड्थ ऑफ वुड डिवाइड बाई M, ठीक है। और अगर करना है स्टील को कन्वर्ट करना है वुड में, ठीक है ना, तो विड्थ ऑफ वुड क्या होगी, विड्थ ऑफ स्टील इनटू M, ठीक है ना। मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज, देखिए ये एक फ्लिच बीम है, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये तो वुड हो गया W, और ये स्टील, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ये सेक्शन है कौन सा अपना, ये वुड वाला, ये 50 तो इसकी विड्थ है, 50 mm, ठीक है। और इसकी जो ये सपोज डेप्थ है, ये वाली डेप्थ है वो लेट सपोज हमको दे रखी है 100 mm, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 50/100 का ये ब्लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर एक सेक्शन रखा हुआ है स्टील का, जिसकी 30 mm तो ये होगी विड्थ, और इसकी मान लो ये जो डेप्थ दे रखी है, लेट सपोज ये हम मान लेते हैं इसकी दे रखी है 10 mm, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 30/10 mm का तो स्टील है और 50/100 mm का क्या है, वुड है। और फ्लिचिंग इस प्रकार से की गई है कि ये जो है इसके सेंटर में प्लेस्ड है टॉप से, ठीक है ना। सेंटर का मतलब है, या अगर इसको आधा करें 25-25, यहाँ से होगा ये 30 है तो ये 15-15 जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार का सेक्शन है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का सेक्शन है, अगर आपको ये सेक्शन इक्विवेलेंट सेक्शन में बदलना है, इसमें करना है इक्विवेलेंट, क्योंकि सॉल्व करोगे आप तो ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे, इक्विवेलेंट करना है। और अगर मैं आपको कह दूं कि आपको इस इक्विवेलेंट सेक्शन, ठीक है, तो अगर आपको बोल दे कि इस इक्विवेलेंट सेक्शन में आपको कि इक्विवेलेंट सेक्शन आपको बनाना है किसका, वुड का बनाना है, किसका बनाना है, वुड का। वुड का मतलब ये है कि आपको जो सेक्शन है पूरा वुड में चाहिए, ये पूरा क्यों चाहिए, वुड के सेक्शन में। तो देखिए वुड के सेक्शन में चाहिए, ये तो आपको पता ही है, ये तो 50/100 का तो वुड है ही, लेकिन इसके ऊपर देखिए स्टील रखा है 30/10 का। तो फिर अगर आपको पूरा वुड में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके लिए आपको इस स्टील को भी वुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो आपके लॉजिकल चीज़ है कि भाई अगर मान लो एक स्टील का टुकड़ा ले लूँ मैं 30/10 का, तो जाहिर सी बात है अगर मैं कह दूँ आपको इस टुकड़े के बराबर स्ट्रेंथ का टुकड़ा चाहिए, तो आप
जाहिर सी बात है वो 30 पे 10 से तो बड़ा ही होगा ना वुड का, क्योंकि वुड का जो आप बड़ा लाओगे लट्ठा, वो इसके स्टील के कुछ सेक्शन को रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है ना। सेम, क्योंकि स्टील इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन वुड, तो सिंपल सी बात है, आपको 30 पे 10 के सेक्शन को रिप्लेस करना है तो आपको एक बड़ा सेक्शन चाहिए होगा ना। तो बड़ा सेक्शन चाहिए, इसका मतलब आपको सेक्शन लार्ज चाहिए। तो आपको यहाँ पे इस सेक्शन को जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो आप ये तो 50 पे 100 तो हो गया, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, इस पूरे सेक्शन को वुड में बदलना है। तो वुड्थ ऑफ वुड क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको विड्थ ऑफ स्टील तो दे रखी है, ये इंटू एम हो जाएगा। तो विड्थ ऑफ वुड क्या होगी इस सेक्शन में, विड्थ ऑफ स्टील यानी कि 30 इंटू, अगर मॉडुलर रेशियो क्वेश्चन में दिया है, सपोज इस क्वेश्चन में मॉडुलर रेशियो मान लो 20 दे रखा था, तो हो जाएगा 30 × 20 यानी कि 600। यानी कि फिर जो सेक्शन है ये अपना, ये इस प्रकार का सेक्शन आपका बन जाएगा। सेक्शन इस प्रकार का सेक्शन आपका ये बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसा सेक्शन, ये हो जाएगा आपका, और ये इसके ऊपर वैल्यू ये हो जाएगा सेक्शन पूरा। ये तो आपका 50/100 और ये 600/10 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सेक्शन को पूरे को कन्वर्ट किया मैंने, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्लिचिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसी का ही फ्लिचिंग का पार्ट है कि फ्लिचिंग 2 प्रकार से होती है ना, टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग और होती है साइड फ्लिचिंग भी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो डायग्राम मैंने आपको बताया था बना के, ये रहा डायग्राम है ना। इसमें एक लाइन रखना, टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग, ये वाली फ्लिचिंग इज़ 3 to 5 times स्ट्रॉन्गर दैन साइड फ्लिचिंग, ठीक है। हालांकि देखिए इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अपना अगेन एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव, तो हमें इतना डीपली नहीं जाना है, बस जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता रखना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है, कि छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप अटके नहीं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमें वीडियो का एंड है, और बेंडिंग स्ट्रेस जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब कल मैं बेंडिंग स्ट्रेस के बाद शेयर स्ट्रेस वाला टॉपिक लूँगा, ठीक है। हो सकता है मीनवाइल मैं बीच में आपको ऑब्जेक्टिव को जो अपनी सीरीज चल रही थी ना चैप्टर 1 2 की, उसको कंटिन्यू करूँगा वो, क्योंकि मैं आपको गुप्तान गुप्ता करवा दूँगा, डोंट वरी। तो गुप्तान गुप्ता अगर हम कर लेंगे, एक बुक में आपको करा दूँगा, एक बुक आप और सॉल्व कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फॉर द डिप्लोमा बिंग या फॉर द बीटेक बिंग, मैक्सिमम पेपर जो गुप्तान गुप्ता क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, कि उसके लेवल बहुत अच्छे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, एक किताब को सॉल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इनको पढ़िए, इसके नोट्स मैं भी नोट्स तो कल साथ अपने अवेलेबल कल मैंने कर दी थी इसमें, और आप इस नोट्स को खुद बनाइए और इन टॉपिक को पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए, बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।